जब एक बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों की तरफ ले जा सकता है। या ऑप्शन डी, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या होता है, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों की तरफ ले जा सकता है। देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में कहता है कि एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ना। कोई स्टूडेंट है, आपकी क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें रीडिंग के लिए कहते हैं, पुस्तकें पढ़ने के लिए कहते हैं, और आप कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा, अच्छी पुस्तक पढ़ने पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही पुस्तकों की पढ़ने की तरफ ले जा सकते हैं कि बच्चा केवल तभी पढ़ेगा, तभी उसके मन में ये बात आएगी कि उसे केवल किताबों की रीडिंग करनी है, ना ही कि पुस्तकों को समझना है। वहाँ से ज्ञान अर्जन नहीं करेगा बच्चा, यहाँ से ज्ञान अर्जन नहीं करेगा, केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रीडिंग करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस प्रक्रिया में बच्चे की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका विकास नहीं हो रहा है, तो वो प्रभावित होता है। दूसरी बात यह है कि गृह कार्य पूरा करने में भी बच्चे को बाधा उत्पन्न होगी कि बच्चे का सारा इंटरेस्ट, स्टूडेंट का सारा इंटरेस्ट कहाँ है, केवल बुक्स रीडिंग में है, तो वो अपने होमवर्क को भी डिले कर सकता है क्योंकि उसके मन में है कि उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि की मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 13 है भाई। नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 18 ऑफ अगस्त या 8 ऑफ अगस्त में आपका एग्ज़ाम प्रपोज किया गया है एलटी का। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, आपको हेल्प करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का वीडियो के आई सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ भी मिलेगी इस वीडियो की और प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप शिक्षण पद्धति के जो हम मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम थ्योरी लेक्चर को भी लेके आएंगे जितना भी हमारा टाइम रिमेनिंग बचा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। पिंगल के मुताबिक बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। पिंगल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके मुताबिक क्या बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें हैं? ऑप्शन ए बोलता है प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता, नए अनुभव और जिम्मेदारी, प्रशंसा और मान्यता, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट है कि पिंगल के मुताबिक जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो बुनियादी जिन्हें ज़रूरतें बोलते हैं बच्चों की, तो उसमें जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादातर देखा जाता है कि मध्यम वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में वो सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनकी जो बुनियादी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बच्चों की, तो सबसे पहले आती हैं उनकी सेफ्टी नीड्स, लव एंड सेफ्टी नीड्स, नए अनुभव और जिम्मेदारी, प्रशंसा और मान्यता। तो इसलिए सारे के सारे ऑप्शन उनके लिए बिल्कुल करेक्ट हैं। इस तरीके के बच्चे हो सकते हैं, जैसे विकलांग बालक हो सकता है, अल्पसंख्यक बालक हो सकते हैं, कमज़ोर वर्ग के बालक हो सकते हैं, या कमज़ोर वर्ग के माता पिता के बालक हो सकते हैं। तो इन बच्चों को, ये सारे बच्चे निम्न वर्ग के बच्चे हैं, इनको इन बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है मध्यम वर्ग से अगर हम इनको कंपेयर करें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब पिछला अधिगम नई स्थिति में सीखने को आसान बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पिछला अधिगम नई स्थिति को सीखने के लिए आसान बनाता है, इसे क्या कहा जाता है? अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण,
अधिगम का पूर्ण हस्तांतरण, अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण या अधिगम का शून्य हस्तांतरण। हस्तांतरण को कहते हैं ट्रांसफर। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, इसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो बात क्लियर हो गई। क्या कहा जाएगा अगर पिछला अधिगम नई स्थिति को सीखने में आसान बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के अधिगम, इस प्रकार की लर्निंग को हम बोलते हैं सकारात्मक हस्तांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है भाई, जो आपका पूर्व ज्ञान है वो आपके प्रेजेंट के प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करने में जो आपका पूर्व ज्ञान है वो आपकी मदद करेगा। तो यही बोला गया है, पिछला अधिगम नई स्थिति में सीखने को आसान बनाता है, तो वो कहा जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बात क्लियर हो रही है भाई कि एक क्षेत्र में अर्जित ज्ञान या क्षमताएं अन्य क्षेत्रों के समस्या समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी हेल्प करती हैं या फिर ज्ञान प्राप्ति में मदद करती हैं, नॉलेज एक्वायर करने में आपकी मदद करती हैं। तो उस प्रकार की लर्निंग को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। गणित में गणना के कौशल का विकास किया जा सकता है। किस तरीके से गणित में गणना के कौशल को, जो कैलकुलेशन होती है, गणना का मतलब क्या है, कैलकुलेशन स्किल्स डेवलपमेंट किस तरीके से किए जा सकते हैं मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो? केवल अवधारणात्मक ज्ञान प्रदान करके, केवल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, हाथों हाथ कार्यविधि करके, अभ्यास के बाद अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके। कि आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर्स की हेल्प से आप प्रैक्टिस करके तब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि गणित में बात करें अगर मैथ्स में कैलकुलेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अवधारणाओं को समझना होगा, उसके बाद उसके पीछे क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है उस कॉन्सेप्ट के पीछे, उस अवधारणा के पीछे। कोई भी आपने मैथ्स की एक बच्चे को प्रॉब्लम दी है या फिर एडिशन आप समझा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन समझा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन समझा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेस बताएंगे कि इस प्रक्रिया द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप गणित के जितने स्किल्स हैं उनको स्टूडेंट में डेवलप कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। और इस प्रक्रिया में आप मेंटल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे के मेंटल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई पेपर पेन का इस्तेमाल करके आप बच्चे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा सकते हैं, और दूसरे किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। कि भाई आप कैलकुलेटर की मदद से प्लस माइनस, ये एक टूल है, मैथमेटिक्स का एक टूल है कैलकुलेटर, जिसकी हेल्प लेकर आप बच्चे को गणित की अवधारणाओं को समझा सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गणित में कौशल को विकसित कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? विविध यानी कि डाइवर्स पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, यानी कि जो बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पर एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं। वांछित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन डी, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो देखो, एक प्रभावी शिक्षक की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक इफेक्टिव टीचर की, कि भाई विभिन्न बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो उस इंडिविजुअल डिफरेंस को एक क्लास में अगर आपको डील करना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बनाए रखने के लिए उनकी सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल नॉलेज पर ज़्यादा बल देंगे आप एक क्लास में। तो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आए हैं उनकी एक सांस्कृतिक
जानकारी होगी तो सभी की कल्चरल जानकारी पर ध्यान देंगे, उनसे उनको रिलेट करेंगे, जिससे कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस मेंटेन रहे। भाई देखिए, हर एक बच्चा अपने अलग तरीके से, अपने अलग अंदाज से सीखता है, उसके सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो डिफरेंट होती है दूसरे बच्चों से। तो आप सभी बच्चों को एक साथ एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हो सकता है बच्चा, जैसे कि यहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नता जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताने के लिए आप सांस्कृतिक जो उनकी कल्चरल जो उनका बैकग्राउंड है उन जानकारियों पर ध्यान देंगे, वहाँ से आप बच्चे को रिलेट करना शुरू करेंगे कि हो सकता है एक बच्चा जो है मध्यम वर्ग से आता हो, ठीक है, दूसरा बच्चा जो है निम्न वर्ग से आता हो। तो आप ऐसा नहीं करेंगे जो मध्यम वर्ग वाले बच्चा है उसी के हिसाब से आप निम्न वर्ग को भी चलाएंगे, नहीं, आपको निम्न वर्ग को अलग ध्यान देना और मध्यम वर्ग को अलग ध्यान देना। और आप कैसे ध्यान देंगे? उनके कल्चरल नॉलेज के बल पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए बाकी सभी ऑप्शंस में क्या बोला गया है कि आप सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपसे कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो सोचेगा कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप उसमें और दूसरे बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ गलत हो गया। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएंगे। आप अगर ग्रुपिज्म करेंगे क्लास में कि आपने समान आर्थिक भूमि यानी कि जो अच्छे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने उनके लिए एक ग्रुप बना दिया और वीक स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप बना दिया, तो इससे क्या होगा? बच्चे में हीनता का विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी आप ऑप्ट नहीं करेंगे कभी भी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, सातवीं कक्षा की संध्या और ममता उज्जवल छात्रा हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती हैं। आप एक शिक्षक के रूप में उन्हें कैसे संभालेंगे? ध्यान देना, एक 7वीं कक्षा की बच्ची हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक संध्या है एक का नाम और दूसरे का नाम ममता है, ठीक है, और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या ईर्ष्या करती हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें किस तरीके से संभालेंगे क्लास में? ऑप्शन ए, चिंता ना करें क्योंकि वे इससे आगे बढ़ेंगे, उनसे आपकी अस्वीकृति व्यक्त करेंगे, स्वस्थ प्रतियोगिता के बारे में सावधानी से उनसे बात करेंगे, इसे पूर्व वर्ग के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए एक अच्छे शिक्षक की यहाँ पर क्या भूमिका बनती है कि जो भी स्टूडेंट आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से, तो सबसे पहले आप उनका कॉज जानेंगे, कारण जानेंगे कि आपको पता लगाना है कि क्या मेन वजह है जिससे वो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। जब आपको कारण का पता चल जाएगा तो आप सभी को एक साथ बुलाकर उनसे एक हेल्दी कंपटीशन कराएंगे और इस बारे में आप सावधानी से उनसे बात करेंगे। हेल्दी कंपटीशन का मतलब आप उनके सबसे पहले कॉज जानेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, फिर उस कॉज को सॉल्व करने के बाद आप उनको मोटिवेट करेंगे कि आप आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करें, जिससे कि बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी और वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना ही कि एक ईर्ष्या होनी चाहिए बच्चों में। तो आपको उस ईर्ष्या की भावना को ख़त्म करना है। कैसे? उनके कॉज का पता लगा के, उनके कारण का पता लगा के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है एलटी में पूछ भी लिया जाए या ना भी पूछ लिया जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? प्ले पद्धति है, समीकरण विधि है, प्रदर्शन विधि है, कृत्रिम विधि है। तो देखिए यहाँ पर आपको जूनियर लेवल पर भी ये क्वेश्चन मिल सकता है कि आप मैथमेटिक्स शिक्षण को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है जो जूनियर लेवल पर स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए वहाँ अगर आप डील करेंगे तो वहाँ पर दो आंसर बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे अगर हम जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो आप प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। प्राथमिक लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, प्ले पद्धति। प्ले मेथड का इस्तेमाल करेंगे, खेल विधि का इस्तेमाल करेंगे कि खेल विधि के थ्रू आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स को बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट पर अवधारणाओं से समझाएंगे तो बच्चा अभी छोटा है, अभी उसका जो मस्तिष्क है वो इतना डेवलप नहीं किया, उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई हैं कि वो कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो वो किस विधि के माध्यम से समझेगा? वो प्ले मेथड के माध्यम से समझेगा। और अगर हम बात करें जूनियर लेवल पर तो समीकरण विधि तो एक इसकी प्रोसेस है,
गणित को हल करने की एक प्रोसेस है। लेकिन अगर करेक्ट मेथड की बात करें तो आप अगर प्रदर्शन करके बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे किसी भी चीज़ का, तो यहाँ से बच्चा ज़्यादा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपनी छात्रा की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन इस उद्देश्य से संबंधित है? एक टीचर है, उसे अपने छात्र की एबिलिटीज, योग्यता को समझना है, तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से उसे किन उद्देश्यों को संबंधित होना होगा? मीडिया मनोविज्ञान, मीडिया साइकोलॉजी से रिलेट करना पड़ेगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेट करना पड़ेगा। शैक्षिक समाजशास्त्र, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक दर्शन। तो कौन से क्षेत्र इस उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है कि टीचर जो है छात्रों की योग्यताओं को समझ जाए? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में किस तरीके से सीखता है, इस चीज़ को डिफाइन करता है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है कि कोई भी एक मनुष्य है, कोई भी एक स्टूडेंट ही नहीं, एक मानव की बात कर रहे हैं हम, पूरे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने एजुकेशन शैक्षणिक वातावरण में किस प्रकार से सीखता है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। और शैक्षिक क्रियाकलाप, जितने भी शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं तो अधिक प्रभावशाली कैसे बनाए जा सकते हैं? बात समझ में आ रही है कि शैक्षिक क्रियाकलाप का मतलब है कि जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शंस आर शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेड पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपको एज ए टीचर किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है जिससे कि बच्चे ज्ञान अर्जन कर पाए? शिक्षार्थियों की सक्रिय भागिता के लिए शामिल करना, कि अगर आप बच्चों को अपने साथ में एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व करेंगे। एक्टिव लर्निंग में दो तरीके से होती हैं, एक कि इसमें बच्चा लगा हुआ है, स्टूडेंट एक्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सक्रिय भागीदारी ले रहा है, एक स्टूडेंट के साथ टीचर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखिए कितना प्रभावशाली हो गया। इस तरीके से बच्चा कितना सीख सकता है कि एक है कि आपने बच्चे को बताया कि आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो बच्चा उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा मेथड ये है कि आप बच्चे के साथ खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन सारा काम एक्टिव वर्क कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके साथ पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इससे क्या होगा? स्टूडेंट का मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा उसको, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करना चाहिए? यानी कि आप एक टीचर हैं, आपको इस क्लास में किस तरीके से और कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए कि बच्चे मोटिवेटेड फील करें? मोटिवेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास में बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्लास बोरिंग हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है अगर आप उसमें मोटिवेशन नहीं डालते हैं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी। अभी हमारी क्लास चल रही है, हमारा मोटिवेशन क्या है? एलटी एग्ज़ाम क्रैक करना। तो अगर हम अपना फोकस वहाँ नहीं रखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमारा गोल क्या है। आप गोल अचीव करने के लिए ऑलवेज मोटिवेटेड रहें। मोटिवेट होने के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक ईजी वे होना चाहिए, एक आसान तरीका होना चाहिए। यानी कि आपके लिए, जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो आपके पास क्या है? एक हेल्पिंग हैंड है। हम लोग ऑनलाइन क्लास क्या कर रही है? आपकी एक हेल्पिंग हैंड कर रही है। आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम भी आपके लिए एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ आपको कौन सी तकनीक बेहतर बना सकती है? पुरस्कार और दंड। भाई ये मेथड भी टीचर को इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पनिशमेंट और रिवॉर्ड, तो ये एक मोटिवेशन का कार्य करते हैं कि अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि जो भी मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो आने वाले टाइम में हम उनके लिए गिव अवे करेंगे,
है ना। तो आपके पास क्या हुआ, एक रिवॉर्ड हो गया कि हाँ दो काम हो रहे हैं इस चीज़ से, कि आपकी लर्निंग भी हो रही है जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम एलटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। दूसरा आपके मन में ये भी है कि हाँ भाई अगर हम क्लास अटेंड करते हैं तो सर आने वाली वीडियोज़ में हम लोगों को कुछ रिवॉर्ड दें। तो ये हो गई ना ये बात, तो मोटिवेट हुए नहीं हुए आप क्लास को करने के लिए। नेक्स्ट, बच्चा केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ऑलवेज एज अ टीचर आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है कि बालक को केंद्र में रखना है। बालक की आवश्यकताओं के अनुसार आपको अपने लेक्चर को डिज़ाइन करना है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आसान क्वेश्चन डाल दूँ और आराम से आपको एक्सप्लेन करके चला जाऊँ, नहीं, मुझे यहाँ पर हर लेवल पर क्वेश्चन रखने हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना है कि जो आपको एग्जाम में बेनिफिट दे, मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। तो देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, टीचिंग लर्निंग मेथड में आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, अगर आप सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे, चाहे सहायक सामग्री में आपका लेसन प्लान भी हो सकता है आप किसी मैप की हेल्प ले लें, हो सकता है आप पेपर पेंसिल टेस्ट, बोर्ड का इस्तेमाल करें, किसी वीडियो का इस्तेमाल करें, ऑडियो का इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग होती हैं। तो इन सामग्री का प्रयोग करके आप अपनी क्लास को मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, क्लास पसंद आ गई हो। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना और चैनल पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है।